ओम सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और प्रातःकाल का सत्र हम सब ने लिया। तो अभी हम संगठन की रीति नीति, संगठन के सिद्धांत, संगठन की मर्यादा के विषय में बात करेंगे। देखिए, हर संगठन की कुछ रीति नीति, सिद्धांत और मर्यादाएं होती हैं। बिना रीति नीति, सिद्धांत और मर्यादाओं के कोई भी संगठन नहीं होता। संगठन की पहचान ही उसकी रीति नीति, सिद्धांत और मर्यादाएं होती हैं। एक आतंकवादियों की, उग्रवादियों की भीड़ है एक सड़क के ऊपर। आपने कभी देखा होगा ना, मुंबई के आजाद मैदान में या कई बार कोई मुहर्रम का या दूसरा कोई जुलूस होता है तो भीड़ निकलती है। देखते हो कि नहीं देखते? सड़क के ऊपर आप किसी विशेष समुदाय के क्षेत्र में जाएं तो सभी बुरे नहीं होते। हम किसी जाति, किसी मजहब की आलोचना भी नहीं करते, लेकिन आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि कई बार भीड़ निकल जाती है। वो संगठन है क्या? उसको क्या कहा जाता है? उपद्रवी भीड़। उपद्रवी भीड़। उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता, उसका कोई लीडर नहीं होता, उसकी कोई एक विचारधारा नहीं होती। भीड़ और संगठन का अर्थ क्या है कि संगठन की रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादा और विचारधारा होती है। संगठन में कैडर सिस्टम होता है। जैसे सेना है, सेना में कैडर सिस्टम है ना। सेना में प्रमुख सेनापति है, उसके नीचे मेजर जनरल है, मेजर है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, नायब सूबेदार है, हवलदार है। तो एक हायरार्की सिस्टम होता है। लेकिन भीड़ के अंदर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होता। तात्कालिक नेतृत्वकर्ता होता है, वो कई बार गलत काम भी कर देता है। संगठन का सुनिश्चित उद्देश्य होता है। संगठन में भागीदारी के कुछ नियम होते हैं। भीड़ में भागीदारी का कोई नियम नहीं है। भीड़, कोई जुलूस निकल रहा है, वो संगठन नहीं है। उसमें कोई उपद्रवी भी आ सकता है, चलते चलते कोई पत्थर भी मार सकता है। तो जो चलते चलते लोगों का समूह इकट्ठा होता है, वो संगठन नहीं है, वो भीड़ है। और संगठन वही है जिसकी रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादा एक हो, संगठन के व्यक्ति उससे सहमत हो, जिसमें संगठन में अपने वरिष्ठों के आदेश का पालन करते हो और संगठन का एक निश्चित ध्येय हो, निश्चित उद्देश्य हो। जैसे भारतीय सेना क्या है? एक संगठन है या नहीं? उसकी वेशभूषा तय है, उसका उद्देश्य तय है, उसके चयन के मापदंड तय हैं। वहां पर लोग नियम, मर्यादा और अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में काम करते हैं, तो वो संगठन है। उग्रवादी, आतंकवादी कई बार घुट जाते हैं ना, वो अलग अलग ड्रेस पहने होते हैं, उनका कोई एक नेता नहीं होता। तात्कालिक नेता मान भी ले तो जरूरी नहीं कि कब वो विद्रोह पर उतारू हो जाएं। तो वो जो समूह है वो संगठन नहीं है। तो अपने संगठन की, भारत स्वाभिमान जो हमारा संगठन है, पतंजलि योगपीठ जो हमारा परिवार है, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमारे जितने संगठन हैं, उन संगठन की रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादा एक ही है। बस हमने कैटेगरी अलग अलग की है कि महिलाएं महिलाओं को योग सिखाएंगी, लेकिन उनके लिए भी मर्यादाएं एक जैसी होंगी, सिद्धांत एक जैसे होंगे, रीति नीति एक जैसी होगी। युवा युवाओं को योग सिखाएंगे, लेकिन उनके भी मूल सिद्धांत एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत स्वाभिमान तो एक काम करे और हमारा दूसरे काम, संगठन का उद्देश्य बिल्कुल विपरीत हो। वो नहीं हो सकता। जैसे अपने हिंदू सनातन समाज में कोई भी परंपरा को मानने वाला हो, काली को मानने वाला हो, सनातनी हो, आर्य समाजी हो, सब अहिंसा को धर्म मानेंगे, सत्य को धर्म मानेंगे, दान को, प्रेम को, करुणा को, क्षमा को, धैर्य को, ये हमारे मूलभूत जो गुण हैं, ये सब मानेंगे या नहीं मानेंगे? सब मानते मानते सबकी पद्धति थोड़ी सी अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है। तो हमारे पतंजलि योगपीठ के जितने भी संगठन हैं, सबका एक उद्देश्य है, एक रीति नीति, सिद्धांत और मर्यादा है। तो हमारा जो संगठन है, उस संगठन की सबसे पहली रीति नीति क्या है कि हम करिष्य वचनम तव की संस्कृति को मानने वाले हैं। अर्थात हमारे जो गुरु का आदेश है, और हमारे गुरु का आदेश भी उनका व्यक्तिगत कोई आदेश नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने आप को, हमारे भारत के सभी ऋषियों का, क्रांतिकारियों का, अपने आप को ध्वजवाहक मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं, अपने आप को उनका मानस पुत्र मानते हैं, और उनके अधूरे काम को पूरा करने में वो लगे हुए हैं। तो जो उनको देश काल परिस्थिति को देखकर जो प्रेरणा होती है, जो उनको ठीक लगती है, उसी को वो आदेश के रूप में, निर्देश के रूप में, लक्ष्यों के रूप में हम सबको देते हैं। तो हमारी संस्कृति है करिष्य वचनम तव।
अर्थात हम अपने गुरु की आज्ञा का 100% पालन करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इसका मतलब कहीं तानाशाही तो नहीं है कि जो आदेश दे दिया उसी का पालन करना है? क्योंकि हमने अपने गुरु पर, अपने मुख्यालय पर भरोसा किया है कि उनका जो आदेश है वो विवेकशील आदेश होगा। वो ये नहीं कह सकते कि एक तरफ तो कहें कि अहिंसा परम धर्म है और दूसरी तरफ ये कहें कि बलि देना ठीक है या नॉनवेज खाना ठीक है। तो विरोधाभासी सिद्धांत नहीं हो सकते। हमें मुख्यालय में जो आदेश मिल गया उसका 100% पालन करना है, लेकिन इसमें यह गुंजाइश है कि आपको अपना कोई सुझाव देना है तो विनम्रता के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन फिर जो तय हो गया उस तय हुए आदेश निर्देश का सबको 100% पालन करना है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारतीय सेना में एक बार जब कैबिनेट कोई निर्णय लेती है, रक्षा मंत्री ने कोई आदेश जारी कर दिया, सेना अध्यक्ष का कोई आदेश आ गया, तो निचले स्तर तक सैनिक उसका पालन करता है या ये कहता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जाऊंगा, 2 दिन बाद जाऊंगा? सुझाव तो दे सकता है, लेकिन एक बार आदेश हो गया तो उसकी मनाही नहीं करनी। अच्छा, आदेश का पालन नहीं करने से क्या होता है? 1857 की क्रांति हुई ना, 1857 की क्रांति की जो तिथि थी वो 31 मई 1857 तय की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, सबने मिलजुल कर 31 मई 1857 तय की थी। एक जोशीला नौजवान था मंगल पांडे। मंगल पांडे की देशभक्ति में कोई कमी नहीं थी, अपनी जान देने के लिए वो तैयार था। मंगल पांडे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन सर्वोच्च बलिदान देने के बाद भी मंगल पांडे को इतिहास में यह माना जाता है कि उनके कारण देश का एक बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ कि क्रांति की तिथि 31 मई तय थी, उन्होंने 10 मई को ही जब चर्बी वाले कारतूस की खबर सुनी तो उन्होंने 2 अंग्रेजों को मार दिया। 2 अंग्रेजों को मारकर वो फांसी के फंदे पर तो लटक गए, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, लेकिन गोली चलाते ही 2 अंग्रेजों के मरते ही अंग्रेजों को पता लग गया कि किस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है और उन्होंने भारतीय सिपाहियों से हथियार रखवा लिए और 31 मई को जो क्रांति होने वाली थी वो पहले बैरकपुर में, उसके बाद मेरठ में समय से पहले हो गई। अंग्रेजों को संभलने का अवसर मिल गया और 1857 में जो भारत आजाद होने वाला था वो 1947 में आगे जाकर आजाद हुआ। अगर मंगल पांडे ने विवेक से काम लिया होता, अगर मंगल पांडे ने संगठन के निर्देश का 100% पालन किया होता तो 1857 में भारत आजाद हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि अंग्रेज कितने आए, तो जब पता किया तो यह पता लगा कि भारत में कभी भी 45,000 से ज्यादा अंग्रेज नहीं थे 1857 तक। उसके बाद उन्होंने थोड़ी संख्या बढ़ाई, लेकिन 1857 तक अंग्रेज कितने थे? केवल 45,000। और सारे सेना में नहीं थे, सारे दूसरे जगह के ऊपर भी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो 45,000 अंग्रेज भारत से बाहर से आकर अगर यहां पर आक्रमण करते हैं और यहां से करते हैं तो 45,000 अंग्रेज ज्यादा हैं या भारतीय ज्यादा हैं? क्यों असफल क्यों हुई? क्योंकि मंगल पांडे ने संगठन के निर्देश का पालन नहीं किया। तो निर्देश का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिना किसी किंतु परंतु के निर्देश का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी संस्कृति है आदेश का, निर्देश का पालन करना। कोई संशय, भ्रम, उलझन, नकारात्मकता, निराशा, अविश्वास, आत्मग्लानि, कुतर्क नहीं करना। फिर हमारे संगठन की मर्यादा है, हमारे संगठन के 7 सिद्धांत हैं। आप जो हमारे संगठन के परिवार के सदस्य बने हैं, कार्यकर्ता बने हैं, तो आपके लिए 7 सिद्धांत हैं और 7 मर्यादाएं हैं जो आपको अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जिनका पालन करना है। लिख लीजिए आप। हमारा संगठन के 7 सिद्धांतों में हमारे संगठन का कार्यकर्ता, हमारा योग शिक्षक, यहां से जाने के बाद आपके ऊपर भी ये सिद्धांत लागू होते हैं कि आप अपने जीवन में राष्ट्रवादी रहेंगे। आपको अपने स्वयं से पहले देश को पहले स्थान पर रखना है, अपने जीवन में राष्ट्रवादिता का पालन करना है। राष्ट्रवाद का अर्थ समझते हैं? कुछ लोग समाजवादी हैं, कुछ लोग वामपंथी हैं, कुछ लोग पाकिस्तानवादी हैं, भारत के अंदर भी रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद,
चाइना जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता की पहचान क्या है कि वो राष्ट्रवादी रहेगा, वो भारत की संस्कृति के अंदर, भारत के अंदर 100% निष्ठा रखेगा और उसके लिए कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है, उसको पाकिस्तान की आईएसआई का कोई एजेंट ये कहे कि 10 लाख रुपए लो और लाल किले के पास जाकर ये पैकेट मैं आपको देता हूं, ये पैकेट कहीं रख दो, तो रख देगा कि नहीं रख देगा। लेकिन राष्ट्रवादी होगा तो देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने का काम नहीं करेगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है, उसको पाकिस्तान में किसी ने फेसबुक की आईडी बनाई, लड़की की आईडी बनाई पाकिस्तानी लड़की ने, और अपनी बातों में फंसा लिया और फंसाने के बाद कहा कि मुझे ये रुड़की के अंदर कैंट है, कैंट के फोटो लेकर भेज दो। राष्ट्रवादी नहीं होगा तो भेज देगा ना, लेकिन अगर राष्ट्रवादी होगा तो भेजेगा। हम सबका पहला सिद्धांत है कि राष्ट्रवादी होंगे, दूसरे पराक्रमशील होंगे। हमें अपने जीवन में पराक्रमशीलता रखना है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हर मुद्दे पर बोलते हैं ना, तो ये क्या है? ये पराक्रमशीलता है। अगर पूज्य स्वामी जी महाराज पराक्रम नहीं दिखाएं तो क्या आंदोलन कर सकते थे? क्या फार्मा कंपनियों से टक्कर ले सकते थे? अगर पूज्य स्वामी जी महाराज पराक्रमी नहीं होते तो आज देश के अंदर जो योग आयुर्वेद पहुंचा है, क्या वो पहुंच पाता? तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता भी पराक्रमशील होगा। पराक्रमशीलता का अर्थ क्या है कि जहां राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए जो बात जहां पर कहनी है, जो आंदोलन करना है, जो कार्य करना है, उसमें हमें पराक्रमशीलता रखनी है, दृढ़ता रखनी है, कट्टरता रखनी है। पराक्रमशीलता के साथ कई बार क्या पराक्रमशीलता लोग घर परिवार में दिखाने लग जाते हैं। पराक्रमशीलता के साथ हम विनयशील भी होंगे। आपने देखा होगा कि पूज्य स्वामी जी जब खड़े होकर बोलते हैं तो बहुत दहाड़ते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा सामान्य साधु सन्यासियों के भी वो पैर छूते हैं कि नहीं छूते? विनयशील है या नहीं है? तो पराक्रमशीलता के साथ विनयशीलता बहुत आवश्यक है। तो हमारा कार्यकर्ता विनयशील भी होगा। कोई व्यक्ति है तो उसके सामने झुककर बात करना, आदर के साथ बात करना, विनय के साथ बात करना, तो विनयशीलता को नहीं छोड़ना। उसके बाद चौथा हमारा सिद्धांत है दूरदर्शिता। हमारा कार्यकर्ता दूरदर्शी होगा। दूरदर्शिता का अर्थ यह नहीं है कि आंखों से कितना दूर दिखाई देता है। दूरदर्शिता का अर्थ है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका राष्ट्र के ऊपर, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। कुछ लोग समाज में बहुत नजदीक देखने वाले हैं, नजदीक का सोचने वाले हैं। जैसे सुबह सिंह साहब बता रहे थे कि किसी ने 2000 रुपए दिए, अपनी वोट को 2000 रुपए देने वाले व्यक्ति को दे दिया, शराब की बोतल वाले को दे दिया, अपनी जाति को देखकर दे दिया कि हम तो अपनी जाति वाले को जितवाएंगे, अपने क्षेत्र को देखकर दे दिया, और उससे चाहे दीर्घकालिक हानि होती हो। तो हमारा कार्यकर्ता ऐसा दूरदर्शी होगा, उसका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिससे राष्ट्र, समाज और मानवता का नुकसान हो। ऐसी दूरदर्शिता हमारे कार्यकर्ता में होगी। हमारा कार्यकर्ता 2000 रुपए लेकर अपनी वोट नहीं दे सकता। हमारा कार्यकर्ता दूरदर्शिता के साथ कोई काम ऐसा है जिसका दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है तो वो विवेकपूर्ण निर्णय करेगा, उसके बाद कोई स्टेप वो उसके लिए निर्णय करके उसके लिए काम करेगा। तो दूरदर्शिता, पारदर्शिता, हमारे कार्यकर्ता का जो सार्वजनिक जीवन है वो पारदर्शी होगा। आपको कोई कार्यक्रम करना है, आपको 1 लाख रुपए दिए, तो हमारे कार्यकर्ता के अंदर अर्थ की, चरित्र की इतनी पारदर्शिता होगी कि उसके ऊपर कोई उंगली नहीं रख सकता। तो हमारा कार्यकर्ता का जीवन कैसा होगा? पारदर्शी जीवन होगा कि जैसा है वो सामने दिख रहा है। हमारा कार्यकर्ता अध्यात्मवादी होगा। अध्यात्मवाद हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे संगठन का प्रमुख सिद्धांत है। अध्यात्मवादी और धार्मिक होने में क्या अंतर है कि धार्मिक व्यक्ति तो किसी एक विशेष परंपरा को, मत, पंथ, संप्रदाय को मानता है। उसकी धार्मिक विचारधारा गलत भी हो सकती है, लेकिन अध्यात्मवादी जो व्यक्ति होगा वो जो मानवीय धर्म के गुण हैं, जो अध्यात्म के गुण हैं, उनको मानेगा और उसका जो विजन है, उसका जो देखने का नजरिया है वो बहुत विशाल होगा। तो हम अपने जीवन में अध्यात्मवादी होंगे। अध्यात्मवादी होने का अर्थ क्या है कि हम अपने जीवन में ईश्वर के अस्तित्व में, ईश्वर की सत्ता में 100% विश्वास करेंगे। लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हुए हमारा दृष्टिकोण इतना संकीर्ण नहीं होगा कि मंदिर के अंदर तो ईश्वर है,
मंदिर के अंदर तो ईश्वर से मैं डरूंगा, लेकिन बाहर निकल के चोरी कर सकता हूं। हमारा अध्यात्मवाद ऐसा नहीं है कि मैं मंगलवार को तो अंडा नहीं खाऊंगा लेकिन बुधवार को खा सकता हूं। हमारा अध्यात्मवाद ऐसा नहीं है कि नवरात्र है तो नवरात्र में मुर्गा नहीं खाऊंगा लेकिन नवरात्र के बाद खा लूंगा। अगर मुर्गा खाना गलत है तो नवरात्र में भी गलत है और उसके आगे पीछे भी गलत है। ये जो नवरात्र में खाऊंगा, सुबह खाऊंगा, शाम को खाऊंगा, मंदिर में नहीं करूंगा, इस दिन नहीं करूंगा, ये जो मर्यादाएं हैं ये झूठी मर्यादा है या नहीं है? अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। तो हमारा कार्यकर्ता आध्यात्मवादी होगा, धर्म के नाम पर जो ढोंग आडंबर पाखंड है उनका पालन करने वाला नहीं होगा। हमारा कार्यकर्ता का अगला सिद्धांत है कि हमारा कार्यकर्ता मानवतावादी होगा। लोग कई बार क्या है कि हम तो केवल हिंदुओं की चर्चा करेंगे, हम तो मुसलमानों की चिंता करेंगे, हम तो केवल मनुष्य के जान की चिंता करेंगे, यदि कोई चींटी मरती है, यदि कोई पशु मरता है तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। तो हमें मानवतावादी होना है, समस्त मानवता का कल्याण किसमें है उस बड़े विजन के साथ हमें काम करना है। हम योग आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये नहीं कहते कि हम केवल हिंदुओं को योग सिखाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम तो मुसलमानों को भी योग सिखाने के लिए तैयार हैं, वो भी गायत्री का जाप करें, योग करके अपने आप को शुद्ध कर लें और अपनी बुद्धि शुद्धि कर लें। हम तो ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा करते करते दूरदर्शी भी हैं। दूरदर्शिता, पारदर्शिता और विवेकशीलता क्या है कि हमें सावधान भी रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी के ऊपर हम जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लें और पास आके वो हमें कोई नुकसान पहुंचाकर चला जाए। हम केवल भारत को योग नहीं सिखाएंगे, हम पाकिस्तान को भी योग सिखाएंगे, हम अंग्रेजों को भी योग सिखाएंगे। तो ये हमारा मानवतावाद का सिद्धांत है। हम कोई रिसर्च करेंगे आयुर्वेद की तो हमने जो कोरोनिल बनाई वो केवल अपने लिए नहीं बनाई। अगर उस कोरोनिल का प्रयोग कोई विदेशी करना चाहता है तो हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं। किसी के पास पैसे नहीं है तो बिना पैसे देने के लिए चाहिए तैयार हैं। ये दृष्टिकोण कौन सा दृष्टिकोण है? ये मानवतावादी दृष्टिकोण है। ये योग जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पैकेज दिया है, आप में से कितने लोग हैं जिनकी बीमारियां इस योग को करते करते ठीक हुई हैं? जो यहां आए हैं तो यहां आने से पहले अपनी बीमारियां जो ठीक कर चुके हैं योग की कक्षा में, ऐसे लोग कौन कौन हैं? और ऐसे कौन कौन हैं जिनकी बीमारी पर 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होने वाले थे? कोई ऑपरेशन करवाना था घुटनों का, कमर का, कोई किडनी का, लीवर का, और वो उसका बचा है। ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करो। हाँ, क्या आपकी क्या बचत हुई? रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होने वाला था, 2-3 लाख रुपए तो सीधे खर्च होते, बेड पे रहना पड़ता, ऑपरेशन गलत हो जाता तो नीचे का हिस्सा सुन्न हो सकता था। एक बार ऑपरेशन करो तो गारंटी नहीं कि ठीक होगा, दोबारा भी करवाना पड़ सकता है। इस योग के 1.5 घंटे के पैकेज को यदि किसी अमेरिका के व्यक्ति को मिल जाता और वो इसका पेटेंट करवा लेता तो कई लाख करोड़ रुपए कमा सकता था। वो कमा सकता था कि नहीं कमा सकता? वो उसका पेटेंट करवाता, उसकी रॉयल्टी लेता, अपने सेंटर खोलता और ये कहता कि निशुल्क कोई नहीं करेगा, निशुल्क करेगा तो उसको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और पैकेज को नाम दे देता टीवी के ऊपर, आपको कहीं खुले में मिलता नहीं, कोई आपको सिखाता नहीं, और आपको सीखने के लिए केवल उनके निर्धारित सेंटर में जाना पड़ता। तो लाखों करोड़ रुपए कमा सकते थे कि नहीं कमा सकते थे? लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज का मानवतावादी सिद्धांत क्या है कि उन्होंने कहा कि ये योग हमारे पूर्वजों का है और हमें इसको निशुल्क पूरी दुनिया को सिखाना है। तो ये सिद्धांत कौन सा है? मानवतावादी है। तो आपको मानवतावादी सिद्धांत में यहां जो योग आयुर्वेद आप सीखें वो आपको जन जन के कल्याण के लिए आगे निशुल्क सिखाना है। तो ये मानवतावादी सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, जो हमारे ये सिद्धांत हैं ये किसी दूसरी संस्था के लोगों के हैं? इतनी बड़ी सोच है किसी की? तो ये हमारे अंदर और दूसरी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं के अंदर ये अंतर है। और हमारे ये तो सप्त सिद्धांत है। हमारी सप्त मर्यादाएं क्या है? हमारी सप्त मर्यादाएं हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो शाकाहारी होगा, वो अपने जीवन में कभी नॉनवेज का प्रयोग नहीं करेगा। यदि आपके यहां घर परिवार में अनजाने में आपने कभी किया, क्योंकि टीवी के ऊपर दारा सिंह एक तरफ तो हनुमान जी का रोल करता है, दूसरी साइड अंडे की एडवर्टाइजमेंट करता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अभी अंडे की एसोसिएशन बनी हुई है, अंडे की एडवर्टाइजमेंट मुर्गी ने की क्या?
टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे लगते हैं। दारा सिंह ने एडवर्टाइजमेंट की तो दारा सिंह को पैसे मिले। दारा सिंह को पैसे मुर्गी ने दिए क्या कि मेरा अंडा बिकेगा, मेरा अंडा खाओ। जो मुर्गी चाहती है कि उसके अंडे को तोड़कर उनके बच्चों को मारकर कोई खाए, तो दारा सिंह को और टीवी वालों को अंडे की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अंडे बनाने के पोल्ट्री फार्म की जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबकी यूनियन बनी हुई है और वो खर्च करते हैं। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति अंडा खाए। तो हमारा कार्यकर्ता अंडा नहीं खाएगा, मांस मछली नहीं खाएगा, किसी भी प्रकार के नॉनवेज पदार्थों का सेवन हमारा कार्यकर्ता नहीं करेगा। अगर पहले से करते थे टीवी पर विज्ञापन देखकर, कई बार डॉक्टर भी मूर्ख हैं, उनको पढ़ाई में ये पढ़ाया जाता है, हमें सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि हम अगर मांसाहार नहीं करेंगे तो हमें विटामिन B12 नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो कई बार वो लोग सलाह कर देते हैं कि कोई व्यक्ति कमजोर है तो इसको ये खिला दो। तो दारा सिंह से लेकर ऐसे बहुत से पहलवान हुए हैं, दारा सिंह से भी मजबूत पहलवान हुए हैं जो मांसाहार नहीं करते थे लेकिन फिर भी वो मजबूत थे। तो अपना कार्यकर्ता शाकाहारी होगा, दूसरा अपना कार्यकर्ता निर्व्यसनी होगा। आप में से ऐसे कौन कौन है जो पहले नॉनवेज कभी कभी खा लेते थे अनजाने में, या कभी कभी बियर या दारू पी लेते थे, जिन्होंने छोड़ दिया? ऐसे कितने लोग हैं जो छोड़ चुके हैं पूरी तरह से, कि अब बिल्कुल छोड़ दिया है? बहुत, एक बार इनके लिए करतल ध्वनि। नहीं पीना कम बड़ी बात है, छोड़ना ज्यादा बड़ी बात है। तो आपने छोड़ी, इसके लिए आपका अभिनंदन। तो हमारा कार्यकर्ता निर्व्यसनी होगा, वो कभी शराब नहीं पिएगा, वो कभी बियर नहीं पिएगा किसी भी परिस्थिति में। और हमारा कार्यकर्ता इतना निर्व्यसनी होगा, शराब और बीड़ी की बात तो छोड़ दीजिए कि हमारा कार्यकर्ता कोल्ड ड्रिंक का भी सेवन नहीं करेगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी बियर और शराब की तरह जहर है, टॉयलेट साफ करने के काम आती है। हमारा कार्यकर्ता स्वस्थ होगा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बीमार व्यक्ति खुद के ऊपर, घर परिवार और समाज के लिए भार है या नहीं है? अपने पड़ोस में थोड़ी दूर है जापान नाम का एक देश है एशिया में। उस जापान नाम का देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन जापान देश में अभी दिक्कत क्या है कि 80 साल से ज्यादा बड़े, 60 साल से ज्यादा, 70 साल से ज्यादा बड़े बूढ़ों की संख्या बढ़ गई है और वो बीमार है, उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। तो जापान की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि समाज में बीमार व्यक्ति बढ़ गए हैं। जिस समाज में बीमार व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे वो समाज तरक्की कर पाएगा। तो इसलिए भारत में हमने अपने कार्यकर्ता के लिए मर्यादा बनाई है कि हमारा कार्यकर्ता अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी दिनचर्या ऐसी करेगा जिससे वो स्वस्थ रहे, वो बीमार ना पड़े। ये मर्यादा किसी और संगठन की है? कोई और कहता है?